नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका आरजे फाइनेंशियल प्लानर पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जो 50 मार्क्स का होता है और उसमें से 17 मार्क्स लाने होते हैं। वो होता है IC38 का एग्जाम। तो क्वेश्चंस आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर वाइज। जो सबसे पहला चैप्टर होता है IC38 का, वो होता है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, यानी बीमा का परिचय। तो बीमा के परिचय से मैंने 15 क्वेश्चंस ऐसे छांटे हैं जो इम्पोर्टेंट है और साथ में वो आपके एग्जाम में फंसते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राहक का आजीवन मूल्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो अपने जीवन काल में ग्राहक की सेवा प्रदान करते हुए लागत का योग। दूसरा है व्यवसाय के आधार पर ग्राहक को दिया जाने वाला रैंक। तीसरा है ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले आर्थिक लाभों की संख्या। और चौथा है अधिकतम बीमा जो ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें आजीवन मूल्य के बारे में बात करिए तो आजीवन मूल्य जब तक होगा जब तक आपका जीवन होगा, यानी दीर्घकाल। हमें यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आती है, जैसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी किसी से भी लिंकअप होता है, वही आंसर करेक्ट होता है। हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है। जैसे लिखा है ग्राहक का आजीवन मूल्य क्या है। ग्राहक का आजीवन मूल्य, ग्राहक से कैसे हम संबंध बना सकते हैं। दीर्घकालीन संबंध बनाएंगे तभी जाके हमारा आजीवन मूल्य निकाला जा सकता। अगर हम ग्राहक अच्छे संबंध बना के रखेंगे, दीर्घकाल संबंध बना के रखेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि हमें भी आर्थिक लाभ होगा। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ग्राहक का आजीवन मूल्य क्या है? तो ग्राहक के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने के द्वारा किए जा सकने वाले आर्थिक लाभों की संख्या, वही ग्राहक का आजीवन मूल्य है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, परिदृश्य की पहचान करें जहां बीमा की आवश्यकता पर बहस जरूरी नहीं है, जहां इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शंस इसमें दिया है वो है संपत्ति का बीमा। संपत्ति के बीमे में नेचुरल सी बात है, संपत्ति जो होती है उसका हमें बीमा करवाना जरूरी होता है, तो ये नहीं होगा। सेकंड जो है व्यापार देयता बीमा। अगर हम बिजनेस का भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे कि गोडाउन है तो गोडाउन का हम इंश्योरेंस कराएंगे, वहां पे जो माल रखा गया है उसका इंश्योरेंस कराएंगे। अगर हम माल एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे, यानी यहाँ पे भी इंश्योरेंस जरूरी है। तीसरा है तृतीय पक्ष देयता के लिए मोटर बीमा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का अगर आपने नाम सुना होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है, जैसे मैंने कार का इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन कार से कोई व्यक्ति अगर टकरा जाता है तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कहलाता है, तो हम उसका बीमा नहीं कराएंगे, उसको अपना बीमा स्वयं कराना होगा। तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी बीमा। यानी यहाँ पर ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। परिदृश्य की पहचान करें जहाँ बीमा की आवश्यकता पर बहस जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर बहस जरूरी नहीं है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अग्नि बीमा भी हम कराते हैं। अग्नि बीमा हम कराते हैं, जैसे गोडाउन में है तो हमें डर लगता है कि अगर आग वगैरह लग जाएगी तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा, तो वहां हम अग्नि बीमा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिसे उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान्य सेवाएं रखना, एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है, विचार के लिए सामान और सेवाएं खरीदता है और उनका उपयोग करता है, एक विचार के लिए दूसरे की सेवाओं का उपयोग करता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के रूप में किसको वर्गीकृत नहीं कर सकते। उपभोक्ता नहीं कहलाता है कौन? जो व्यक्ति हमसे सामान ले तो रहा है लेकिन वो दोबारा बेचने के लिए सामान ले रहा है, तो हम उसे उपभोक्ता नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद यूज नहीं कर रहा उस सामान को, कंज्यूमर नहीं है वो कौन कहलाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमसे सामान खरीद रहा है लेकिन फिर दोबारा बेच रहा है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ संबंध बनाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? जहां हमारे एकदम ट्रांसपेरेंसी और रिलेशनशिप में वो क्या चीज नहीं की जा सकती है, नहीं किया जाता। सबसे पहला आकर्षण, दूसरा भरोसा। भरोसा होना जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी में भरोसा नहीं होगा तो संबंध नहीं बनेगा। बिल्कुल क्लीन रिलेशनशिप बनाने के लिए संदेह होना जरूरी नहीं है। संदेहवाद जहाँ रहेगा तो वो क्लीन रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, संदेहवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का एक तत्व नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है अच्छा ध्यान देना, दूसरा है बहुत अनुमान होना, तीसरा है ध्यान से न सुनना, चौथा है रुचि लेना। सक्रिय श्रवण का मतलब ये होता है कि जो ध्यान से सुनता है, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है। सक्रिय श्रवण का एक तत्व नहीं है। तो अच्छा ध्यान देना है, ध्यान से न सुनना ये भी है, रुचि लेना ये है, लेकिन बहुत अनुमान होना, अनुमान लगाना ये नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, जमा पूंजी, निवेश, बीमा या जोखिम से राहत। जोखिम पुलिंग का मतलब ये होता है रिस्क पुलिंग। रिस्क पुलिंग को के माध्यम से रिस्क ट्रांसफर करना, अपने आप
से रिस्क लेकर दूसरे पे देना वो इंश्योरेंस कहलाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि मेरे को कोई बोल रहा है कि आप बीमा ले लीजिए। मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। तो मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं, जो भी बीमारी होगी मैं खुद बियर कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ ही रहूंगी, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मैं अपना रिस्क अपने ऊपर ही ले रही हूँ, मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही। तो इसको कहते हैं रिस्क रिटेंशन, जोखिम को अपने ऊपर धारण करना। जोखिम प्रतिधारण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रिस्क रिटेंशन। तो मैं अपने आप को रिस्क रिटेन कर रही हूँ। ये तो हो गया रिटेन करना, तो ये यहाँ से बीमा शुरू नहीं हुआ। लेकिन जोखिम हस्तांतरण यानी रिस्क ट्रांसफर को क्या कहते हैं हम? बीमा। अब मान लेते मैंने फिर क्या किया कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। मैंने ये बोला कि नहीं मुझे ठीक है, मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, मैं एक लेना चाहती हूँ। तो मैंने अपना रिस्क क्या हुआ, कंपनी पे ट्रांसफर कर दिया। इनकेस अगर मेरे को कुछ भी होता है तो उसमें पेएबल कौन होगा? मैं नहीं होंगी, कंपनी होगी। पेएबल कंपनी होगी, रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी। तो मेरे को कुछ भी होगा उसके बिहाफ पे कंपनी को पेमेंट करना होगा, मेरे नॉमिनी को या मेरे। तो ये कहलाता है रिस्क ट्रांसफर। तो रिस्क ट्रांसफर की शुरुआत होने का मतलब है बीमा की शुरुआत है, उसे ही हम इंश्योरेंस कहते हैं। जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जोखिम की घटना की संभावना कम करने के उपायों के रूप में माना जाता है, डैश के रूप में माना जाता है। जोखिम की घटना की संभावना कम करने के उपायों को, मतलब रिस्क तो ऐसा होता है कि सब पे होता है रिस्क और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसको अगर हम कम कर रहे हैं तो किस रूप में कम किया जा सकता है? नुकसान का बचाव। जोखिम प्रतिधारण करना यानी अपने ऊपर ही धारण कर रहे हैं, नहीं। जोखिम स्थानांतरण करना, नहीं। जोखिम से आनाकानी करना, नहीं। नुकसान का बचाव, जोखिम की घटना की संभावना कम करने के उपायों को नुकसान का बचाव के रूप में कम किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट है बीमाकर्ता को जोखिम स्थानांतरित करके ये संभव हो जाता है। बीमाकर्ता यानी कंपनी को अगर हम रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या चीज संभव हो जाती है? सबसे पहला, हमारी संपत्ति के बारे में लापरवाह बनाने के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नुकसान की स्थिति में बीमा से पैसा बनाने के लिए, नहीं, ऐसा भी हम नहीं करते कि खाली पैसा बनाना हो इसलिए हम अपने रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। थर्ड है हमारी संपत्ति का सामना करने वाले संभावित जोखिमों को अनदेखा करने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है मन की शांति का आनंद लेना और किसी के व्यवसाय को अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाना है। सही, ये एकदम करेक्ट आंसर है कि हम कंपनी पे अपना रिस्क इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि हमें एक मन की शांति मिलती है और हम एक तरह से टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि हाँ इनकेस हमें कुछ होगा तो हमारे बिहाफ पे कंपनी पेएबल होगी। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में। आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लॉयड कॉफी हाउस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा संदर्भ जोखिम प्रतिधारण में ऐसी स्थिति का पता चलता है जहाँ नुकसान या क्षति की संभावना नहीं हो, हानि उत्पादन घटना का कोई मूल्य नहीं है, संपत्ति को बीमा द्वारा कवर किया जाता है या एक जोखिम और उसके प्रभाव को सहन करने का निर्णय करता है। तो बीमा संदर्भ में जोखिम को प्रतिधारण करने का मतलब ये होता है कि एक जोखिम और उसके प्रभाव को सहन किया जा सकता है, मैं खुद सहन करने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने निर्णय लिया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मैं अपना रिस्क को ट्रांसफर नहीं करना चाहती, मैं रिस्क को रिटेन कर रही हूँ, रिस्क को अपने ऊपर प्रतिधारण कर रही हूँ, यानी मैं खुद बियर कर रही हूँ, खुद सहन कर रही हूँ, मुझे ट्रांसफर नहीं करना। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीमा संपत्ति की सुरक्षा करता है, क्या बीमा उसका नुकसान होने से बचाता है, बिल्कुल सही है। नुकसान के होने की संभावना को बीमा कम करता है, सही है। संपत्ति का नुकसान होने पर बीमा उसका भुगतान करता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैसे तो चारों ऑप्शन सही है लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, संपत्ति का नुकसान होने पर बीमा उसका भुगतान करता है। नेचुरल सी बात है, बीमा संपत्ति की सुरक्षा करता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेगा और उसका नुकसान ही नहीं होने देगा, नहीं, बीमा ऐसा नहीं करता। बीमा उसका नुकसान होने से बचाता है, नहीं, ये भी नहीं करता। नुकसान अगर हो जाएगा तो हो जाता है लेकिन बचा नहीं सकता है बीमा। बीमा क्या कर सकता है? बीमा जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान कर सकता है, उसके बराबर का भुगतान कर सकता है बीमा। तो ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी आता है 400 घरों में से प्रत्येक 20,000 रुपए मूल्य वाले प्रत्येक वर्ष औसत 4 घर हर साल जलाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 80,000 रुपए का संयुक्त नुकसान होता है। मतलब 400 घरों में से प्रत्येक 20,000 रुपए मूल्य वाले प्रत्येक वर्ष औसत 4 घर जलाए जाते हैं, हर साल 4 घर जल जाते हैं, जो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 80,000 रुपए का संयुक्त नुकसान होता है। इस नुकसान को बेहतर बनाने के लिए हर एक मालिक को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा? इसको हम दूसरे तरह से
देखते हैं कि 400 घर है, उसमें से हर साल 4 घर जलाए जाते हैं और चारों घर जलाकर 80,000 रुपए का नुकसान होता है। अब फिर से वो 4 घर बनाएंगे, लेकिन उन 4 घरों को बनाने के लिए 80,000 रुपए किसको देने होंगे? 400 घरों को देने होंगे। तो सब कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे जिससे कि वो 80,000 रुपए बन जाए। तो 400 घर अगर 80,000 रुपए दे रहे हैं, यानी 200 रुपए प्रति घर वो दे रहे हैं, तो 80,000 रुपए बन जाएंगे। इसका यानी करेक्ट ऑप्शन है 200 पर हेड देने पड़ेंगे, तो 80,000 का नुकसान जो है वो होने से बच जाएगा और होगा, लेकिन उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा कई लोगों द्वारा कुछ के नुकसान को साझा करने की स्थिति है। ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम वही था। 400 घर जल रहे हैं, लेकिन 4 घर जल रहे हैं 400 में से, बट उन चारों घरों को ये बोल दिया जाए कि 80,000 रुपए आप खुद बियर करिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 4 घर की जगह 400 घरों को बोला जाए तो वो इजिली कर लेंगे। यानी बीमा कई लोगों द्वारा कुछ के नुकसान को साझा करने की एक विधि है। कई घरों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांधे, यानी 200 रुपए में बांट दिया गया है, 200 रुपए पर हेड करके हर घर देते हैं, तो वो नुकसान को साझा किया जा सकता है, पार्टनरशिप में लिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। बीमा एक व्यक्ति के जोखिम को दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करने का एक तरीका है। नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। बीमा कुछ लोगों द्वारा कई लोगों के नुकसान को साझा करने की एक विधि है। ये उल्टा बोल दिया ठीक ऊपर वाले का। बीमा कई लोगों के फायदे को स्थानांतरित नहीं, फायदे को कभी स्थानांतरित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जोखिम की स्वीकृति से पहले बीमाकर्ता संपत्ति के सर्वेक्षण और निरीक्षण के लिए क्यों व्यवस्था करते हैं? रेटिंग उद्देश्यों के लिए, जोखिम का आंकलन करने के लिए। यस, यही करेक्ट आंसर है, जोखिम का आंकलन करने के लिए। सेकंड है ये जानने के लिए कि बीमाकर्ता ने संपत्ति कैसे खरीदी है। नहीं, अन्य बीमाकर्ताओं ने संपत्ति का भी निरीक्षण नहीं किया है। ये भी सबसे पहला क्वेश्चन, पहला जो आंसर है, सबसे पहला ऑप्शन जो है वही आंसर है, रेटिंग उद्देश्यों के लिए, जोखिम का आंकलन करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प बीमा की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुछ लोगों द्वारा कई के नुकसान को साझा करना। नहीं, कई लोगों द्वारा कुछ के नुकसान को साझा करना। कई लोग भुगतान करते हैं, लेकिन नुकसान सबका नहीं होता, किसी का होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सब लोग प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही, 100 लोग अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 3 या 4 की मृत्यु हो जाए, तो वो 100 लोग ही बियर कर रहे हैं उन 3-4 का रिस्क। यानी कई लोगों द्वारा कुछ के नुकसान को साझा करना। दोस्तों, ये 15 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब इन 15 क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश वर्जन में भी किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप उसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों। जय हिंद।